गांव की बहू आई विदेशी ससुराल। चंदा बहुत ही चुलबुली और प्यारी सी बहू थी जिसने अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। वो सभी से बहुत प्यार किया करती थी और सभी लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। आज के दिन भी वो चूल्हे पर बैठकर खाना बना रही थी और तभी वो अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, अम्मा जी जल्दी से खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म खाना तैयार है। फिर खाना ठंडा हो जाएगा तो आप हमारी रोटियों में नुक्स निकालेंगी, जबकि हम तो बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं। चंदा ये बात बोल ही रही होती है कि इतने में तभी वहाँ पर चंदा की सास झुमरी ठुमकते हुए आती है और तुरंत ही जमीन पर चौकड़ी मारकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं चंदा अपनी सास को रोटी और साग निकाल कर देती है और जब झुमरी उस साग को खाती है तो वो साग में नुक्स निकालते हुए कहती है, चंदा ये साग तो बिल्कुल भी घुटा नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तूने बढ़िया सा साग बनाया होगा और कुछ ज्यादा टेस्टी होगा, हम उसी को रात में खा लेंगे। लेकिन ये साग तो अभी भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो रात को क्या खाएंगे? बहू एक काम कर, जब तू खाना बना लेगी तो मुझे बता देना, क्योंकि तेरे खाना बनाने के बाद मैं इसे दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा दूंगी और अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक मिर्च बढ़ा दूंगी। अरे माँ जी, आज आपको रोटी में नुक्स निकालने को नहीं मिला तो आपने साग में निकाल दिया। तो पता है ना, डॉक्टर ने आपको ज्यादा मिर्च मसाले खाने के लिए मना किया है, इसलिए तो हमने इसमें कम मिर्च मसाले डाले हैं। बहू तू इन सब की चिंता मत कर, मैं अपना खाना पीने का बखूबी ख्याल रखना जानती हूँ। हाँ तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, अब हम जो कहेंगे आप वही खाएंगे। अब झुमरी को अपनी बहू के खाने में नुक्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और वो चुपचाप खाना खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन उसका ससुर बाहर से आता है। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और वो कहता है, बहू अपना सामान बांध ले, तुझे 1 हफ्ते के बाद विदेश जाना है। प्रकाश का तार आया है, उसने टिकट और कुछ पैसे भिजवाए हैं। तेरा पासपोर्ट तो पहले से तैयार है और अब तेरा वीजा भी लग गया है। वहां पर प्रकाश की तबीयत खराब है और उसे किसी की मदद की जरूरत है, इसलिए तू चली जा। अजी आप चंदा को वहाँ क्यों भेज रहे हैं? आप जानते हैं ना आपके भाई की बहू कैसी है, उसके चर्चे तो गांव तक है। वो तो चंदा का जीना हराम कर देगी, चंदा बेचारी वहाँ कैसे रह पाएगी। माँ जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, चंदा किसी से कम नहीं। चंदा अगर चांद पर कदम रख देना तो चांद भी चमक जाए, फिर भाभी के दिल में जगह बनाना कौन सी बड़ी बात होगी। दरअसल चंदा का पति प्रकाश विदेश में अपने मुंह बोले चाचा के यहाँ काम किया करता था। उसके चाचा की विदेश में फैक्ट्री थी और उनका पूरा परिवार भी वहीं रहा करता था। प्रकाश को भी उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए बुला लिया था, लेकिन कुछ दिनों में प्रकाश की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो चिट्ठी भेजकर अपनी पत्नी चंदा को भी विदेश बुला लेता है। अब चंदा भी साड़ी पहनकर ठुमकती हुई प्लेन में बैठकर विदेश आ जाती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरती है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे मोरी मैया, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हमें तो ये सब देखते ही चक्कर आ रहा है। अगर अम्मा जी ये सब देखती तो कितना ज्यादा खुश होती। तभी चंदा को सामने एक गाड़ी खड़ी नजर आती है, जहां हाथ में बोर्ड लिए एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने हिंदी में बोर्ड के ऊपर चंदा लिखा हुआ था। चंदा दूर से उस बोर्ड को पढ़ती है और कहती है, चंदा, ये तो हमारा नाम है। लगता है ये प्रकाश के चाचा जी हैं, यानी मेरे ताऊ जी ससुर। चलो जल्दी से घूंघट कर लेती हूँ। अब चंदा जाते ही अपने चाचा ससुर के पैर छूने लगती है। चाचा ससुर भी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, अरे चंदा बहू, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर तो लोग गले मिलकर स्वागत करते हैं, पर तुम हमारी बहू हो, हम तुमसे गले नहीं मिल सकते, इसीलिए हाथ मिलाओ। अरे बाप रे बाप, ससुर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपसे हाथ कैसे मिला सकते हैं? आप तो हमारे पिताजी समान हैं। चाचा ससुर चंदा की ये भोलेपन भरी बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद सब गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। जब वो विदेश के उस बड़े से ससुराल में आती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और घर देखते ही घूंघट में शर्माते हुए कहती है, हे दैया, इतना बड़ा घर है हमारे ससुराल वालों का, और फिर भी हम लोग गाँव में इतने गरीब बनकर रहते हैं और चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। चंदा बहू, यहाँ पर सब ऐसे ही बड़े घरों में रहते हैं। यहाँ पर सारे घर बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। अब तुम अंदर आ जाओ। चाचा ससुर चंदा को लेकर घर में आते हैं। दरअसल उसके चाचा ससुर तो बहुत अमीर थे और उन्होंने प्रकाश को भी अपने साथ काम पर लगाया हुआ था,
लेकिन प्रकाश के घर वाले गांव में सादगी से रहते थे। अब जैसे ही प्रकाश चंदा को देखता है तो बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा हुआ चंदा तुम यहाँ आ गई। मुझे कुछ दिनों से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद मैं तुम्हें 2 महीने के लिए भी साथ नहीं रख पाया था। मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया ताकि तुम मेरी मदद कर सको। हमने तो आपके साथ जीवन भर रहने और आपका साथ निभाने का वादा किया था जी। आप ही हमें छोड़कर चाचा ससुर के पास विदेश आ गए थे, पर देखिए किस्मत ने फिर से मिलवा दिया। दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रकाश के चाचा ससुर की बहू विनीता आती है, जो कि शुरू से ही विदेश में रही थी और बहुत ज्यादा इतराती थी। वो जैसे ही वहाँ आई तो उन लोगों को चिढ़ाते हुए कहने लगी, अरे बस बस, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है। लगता है तुम्हारी पत्नी प्रकाश कुछ ज्यादा ही टीवी सीरियल देखती है। अब विनीता की आवाज सुनकर जैसे ही चंदा उसकी तरफ देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है और वो कहने लगती है, ये क्या है, इन्होंने कितने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। ये कपड़े तो हमारे यहाँ गांव के बच्चे पहनते हैं। और इनके सिर के बाल कहाँ गए? कोई चिड़िया उड़ा कर ले गई है क्या इनके सिर के बाल? लगता है चंदा तुम हवाई जहाज में यात्रा करके बहुत ज्यादा थक गई हो। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। माफ करना भाभी, ये अभी कुछ भी बोलती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये गंवार कुछ भी बोलती रहे, मैं इसकी बात इतनी ध्यान से थोड़ी ना सुनती रहूंगी। इसे इसके कमरे में लेकर जाओ और बोल देना कि कल से इसे हमारे साथ काम करवाना है। अब प्रकाश भी विनीता की बात सुनने के बाद चंदा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आता है। चंदा अपना हाथ अलग करते हुए कहती है, जी आप हम पर काहे गुस्सा कर रहे हैं? हमने तो कुछ गलत कहा ही नहीं था। आपने उनके कपड़े देखे थे, कितने छोटे थे। घर में इतने सारे मर्दों के बीच रहती है भाभी, फिर भी उन्हें ऐसे कपड़े पहनने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? अरे चंदा, यहाँ पर सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये विदेशी कल्चर है। अजी ये विदेशी है तो क्या हुआ, भाभी तो देसी ही है ना। भाभी तो भारतीय है तो उन्हें भारतीय संस्कृति की फिक्र करनी चाहिए। इतने मर्दों के बीच बिना घूंघट के ऐसे कपड़े पहनकर कौन घूमता है? देखो चंदा, तुम्हें इस घर में जैसे घूमना है तुम घूमो, लेकिन किसी और पर कभी भी सवाल मत उठाना। इस देश में हर किसी को अपनी मर्जी से रहने की आजादी है, अपनी मर्जी से बोलने की आजादी है। इसीलिए हम कभी भी किसी के रहन सहन और पहनावे के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, समझी? प्रकाश की बात चंदा को ठीक लगती है और वो हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। थोड़ी देर में सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब लोग कुर्सी पर बैठे होते हैं और चंदा अपनी थाली पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। उसे जमीन पर बैठते हुए देखकर विनीता का पति विपिन कहता है, तुम नीचे जमीन पर क्यों बैठी हो? ऊपर आओ, ऊपर मेज पर बैठकर खाना खाओ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, वहाँ पर तो हमारे ससुर जी बैठे हैं। हम आप लोगों के साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? आप लोग तो हमारे जेठ और ससुर के समान है ना। अरे चंदा, ये सब गांव की बातें हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। तुम आराम से हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हो। रहने दीजिए ससुर जी, अभी नई नई आई है, कुछ समय के बाद सबसे ज्यादा मॉडर्न यही हो जाएगी। अभी गांव की गवार है ना, तो इसको अपना ड्रामा दिखाना है। थोड़े ही दिनों में इसका ड्रामा खत्म हो जाएगा और उसके बाद अपने आप ही ये नॉर्मल हो जाएगी। इसको बस थोड़ा समय दीजिए। चंदा अभी भी विनीता की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और ऐसे ही घूंघट में पीछे मुंह करके जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है, जिसके बाद सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन से उन्हें अपना काम शुरू करना था। दरअसल प्रकाश और उसके चाचा की पूरी फैमिली मिलकर विदेश में टिफिन सप्लाई का काम किया करती थी। प्रकाश और उसके चाचा की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, इसीलिए उन्होंने चंदा को बुला लिया क्योंकि चंदा को भी बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। अब चंदा रसोई में सब्जियां काट रही होती है कि तभी वहां प्रकाश आता है और कहता है, तुम तो बहुत ही तेज निकली चंदा, तुम्हें तो ये विदेशी चाकू चलाना भी आ गया। देखो तुमने कितनी जल्दी सारी सब्जियों को काट कर तैयार कर दिया। हम कुछ दिनों में आपका सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लेंगे और आपको फिर भी किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये चंदा किसी से कम नहीं है। चंदा, मैं तुमसे कल रात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। कल भाभी तुम्हें कितना कुछ गलत बोल रही थी, लेकिन मैं उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? मैं तुम्हारा पति होने के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। दरअसल मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरा काम छिन जाएगा चंदा। अजी आप भी बिल्कुल बुरा मत मानिए, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, आपने ही तो हमें इस घर में आते ही बताया था कि देश में हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकती है। तो भाभी के मन में जो आया वो उन्होंने कह दिया, मैं उनकी बात का बुरा क्यों मानूं?
अगर आप मुझे कुछ बोलेंगे कि हाथी आसमान में उड़ा है, तो क्या वो सच में उड़ने लग जाएगा क्या? चंदा की बात सुनकर चंदा और प्रकाश दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और अपना काम करने लगते हैं। वहीं दरवाजे पर खड़ी हुई विनीता ने ये सारी बातें सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आता है। विनीता ने सोच लिया था कि वो चंदा से बदला लेकर रहेगी। ऐसे ही एक दिन प्रकाश चंदा को समझा रहा होता है। ध्यान से देखो चंदा, ये जो लाल रंग की बिंदी है इसका मतलब होता है मांसाहारी, और ये जो हरे रंग की बिंदी है इसका मतलब होता है शाकाहारी। तो जितना भी मांस वाला खाना है वो हमें इस लाल बिंदी वाले डिब्बे में रखना है, और जो हरी सब्जियों का खाना है वो हमें इस हरी बिंदी वाले में रखना है, ठीक है? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। चंदा ने पढ़ाई नहीं की है तो क्या हुआ? चंदा का दिमाग तो रोबोट की तरह है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम सारे डब्बे बहुत अच्छे से पैक कर देंगे। आप अपनी गाड़ी साफ कर लीजिए, इतने में हम सारे डब्बे पैक करके लाते हैं। अब चंदा बिना देर लगाए सारे डिब्बे बिल्कुल सही पैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ रसोई में विनीता आ जाती है। चंदा कहती है, अरे दीदी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? आप तो इस समय अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रही होती होंगी ना? वो क्या है ना चंदा, जब से तू आई है तब से मेरा काम बहुत कम हो गया है। भले ही तू गंवार है लेकिन काम ठीक ठाक संभाल लेती है, तो मैंने सोचा कि मैं भी तेरी थोड़ी मदद करवा दूं। दीदी, आपको काम करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया है। लाल वाले में मांसाहारी रख दिया है और हरे वाले में शाकाहारी रख दिया है। अरे चंदा, तू तो गंवार है। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तुझे बेकार में डांट सुनने को मिलती। अरे लाल वाले में शाकाहारी खाना खाते हैं और हरे वाले में मांसाहारी खाना रखते हैं। पर दीदी, उन्होंने तूने सुनने में गलती कर दी होगी। चल अब जल्दी से ये सारे डब्बे ठीक कर दे, वरना बेकार में तुझे डांट खानी पड़ जाएगी। विनीता ये बोलकर चली जाती है और चंदा फिर से सारे डब्बे बदल देती है। जैसे ही वो ऑर्डर कस्टमर्स के पास पहुंचते हैं तो सारे कस्टमर शिकायत करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चाचा ससुर घर आते हैं और कहते हैं, प्रकाश, ये सब कुछ क्या है? तुमने शाकाहारी क्लाइंट्स को मांसाहारी खाना भिजवा दिया और मांसाहारी क्लाइंट्स को शाकाहारी खाना भिजवा दिया। तुम्हें इतना भी नहीं पता? चाचा जी माफ कर दीजिए, दरअसल सारे डब्बे तो चंदा ने पैक किए थे, शायद उससे गलती हो गई होगी। चंदा भी वहीं खड़ी थी और ये सब कुछ देखकर वो हैरान रह जाती है और बोलती है, पर दीदी ने तो क्या? दीदी ने तुझे साफ साफ बताया था कि लाल वाले में मांसाहारी रखते हैं और हरे वाले में शाकाहारी रखते हैं, लेकिन तू तो गांव की गंवार है, अंगूठा छाप। तुझे कहाँ कुछ आता है? मैंने तुझे जो बोला था अपने ससुर जी को इसे मत बोलना, लेकिन उन्होंने मेरी भी एक बात नहीं सुनी और देखो आज क्या हो गया। चंदा समझ जाती है कि ये सब कुछ विनीता की चाल थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। वो प्रकाश से भी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती थी कि प्रकाश उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन विनीता देर रात शराब के नशे में धुत होकर घर आती है। चंदा दरवाजा खोलती है और विनीता जैसे ही गिरने वाली होती है, चंदा उसे सहारा दे देती है। विनीता उसे धक्का मारते हुए कहती है, तुम्हें मेरे ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। तुम गांव की गंवार हो, भूलो मत। ये भले ही मैं तुम्हारे चाचा ससुर की बहू हूँ, पर मेरा पति तुम्हारे पति से उम्र में बड़ा है। मैं तुम्हारी जेठानी हुई। तुम्हारे गांव में इतना नहीं बताया कि जेठानी भी सास के बराबर होती है, और तुम जब मर्जी मेरा मुकाबला करने लगती हो। आप मेरी जेठानी हैं, लेकिन साथ में आप मेरी दीदी भी तो है। मैं आपको हमेशा दीदी बोलती हूँ। जब मैं इस घर में शुरू में आई थी तो मैं आपको भाभी बोलती थी, लेकिन फिर जब मुझे आपसे अपनापन लगने लगा तो मैं आपको दीदी बोलने लगी। तुम गरीब गंवार लोगों का काम यही है, जहाँ जाते हो वहाँ रिश्ते बनाने लगते हो ताकि तुम्हें फायदा मिलने लगे। उस दिन मैंने जानबूझकर स्टिकर बदलकर तुझे फंसाया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो और तुझे समझ में आए कि तेरी जैसी गंवार लड़की विदेश में रहने लायक ही नहीं है। लेकिन मेरे ससुर ने तुझे घर से नहीं निकाला, यही गलती हो गई है मुझसे। विनीता ये बोलकर शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वहीं इतना शोर शराबा सुनकर प्रकाश, चाचा ससुर और विनीता का पति विपिन भी आ जाते हैं, लेकिन विनीता इतने होश में नहीं थी कि कोई भी उससे सवाल करता। अगली सुबह जब विनीता नाश्ते की टेबल पर आती है तो सब उसे घूर रहे होते हैं। विनीता कहती है, क्या हो गया? आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? इस गंवार ने फिर से कोई गलती कर दी है क्या? गलती चंदा बहू ने नहीं बल्कि मैंने की है, तुझ पर विश्वास करके। चंदा बहू की कोई गलती नहीं थी। कल तूने शराब के नशे में खुद ही बता दिया कि तूने ही खाने के डिब्बे बदले थे। विनीता ये बात सुनकर हैरान हो जाती है
दरअसल उसे खुद याद नहीं था कि उसने सारी सच्चाई कल रात नशे में खुद ही बता दी थी। अब वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। अचानक ही वो जोर जोर से हिलने लगती है। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। वहीं उसका पति विपिन खड़ा हुआ कहता है, अब ये सब नाटक क्या है विनीता? ये क्या कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो? बस इसीलिए ये सब कर रही हो ना, ताकि हम सबको तुम पर तरस आ जाए? पर ऐसा नाटक बंद करो। दरअसल इससे पहले विनीता को कभी भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था, इसीलिए किसी को भी समझ में नहीं आया। वहीं चंदा जैसे ही विनीता को गौर से देखती है तो तुरंत सब समझ जाती है और उसके पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए कहती है, दीदी कोई भी नाटक नहीं कर रही है, उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा है। प्रकाश जी जल्दी से अपना मोजा दीजिए और कोई चम्मच लेकर आइए जो हम उनके दांत के बीच रख सके। चंदा की बात सुनकर पूरा परिवार एकदम घबरा जाता है। विपिन जल्दी से एक चम्मच उठाकर चंदा को दे देता है और चंदा उस चम्मच को विनीता के मुंह में रख देती है। वहीं प्रकाश अपना मोजा उतार कर चंदा को दे देता है और चंदा उस मोजे को विनीता को सुंघाती है। थोड़ी ही देर में विनीता जब सामान्य हो जाती है तो सब लोग उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। विनीता अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और चंदा उसकी सेवा कर रही थी। विनीता को होश आता है तो वो कहती है, मुझे माफ कर दो चंदा, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम हमेशा से ही बहुत अच्छी थी और हम सब लोगों को अपना मानकर चल रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें गंवार कहा, जबकि असली गंवार तो मैं थी जो सिर्फ लोगों की पढ़ाई से उनका स्वभाव समझने की कोशिश कर रही थी। दीदी ऐसा मत बोलिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और ये बात तो सच है ना, हम तो गंवार ही है, पर हम कोशिश करेंगे कि हमारी आगे आने वाली संतान गंवार ना हो। तू मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। हमेशा तुम मुझे दीदी बोलती हो ना, अब से मैं भी तुझे छोटी बुलाऊंगी। तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। हम दोनों मिलकर हमारे परिवार का व्यवसाय अच्छे से बढ़ाएंगे। तुम मुझे गांव के तौर तरीके और खाना सिखाना और मैं तुझे विदेश के कल्चर के बारे में बताऊंगी। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल मैं आपका दिल जीत ही लूंगी। चंदा किसी से कम नहीं है। चंदा तो चांद पर भी कदम रखे तो चमक जाए। तो फिर दीदी के दिल में कदम रखना कौन सी बड़ी बात थी? दोनों इसी तरह बातें कर रही थी और उनके परिवार वाले पास में खड़े हुए उन्हें देख रहे थे। ये सब कुछ देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार गंवार चंदा अपने विदेशी ससुराल में एडजस्ट करने लगती है और उसकी विदेशी जेठानी भी उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद ना विनीता कभी इतराया करती और ना ही चंदा के खिलाफ कोई साजिश किया करती। इस तरह चंदा और प्रकाश ने मिलकर विदेश में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली और खुशी खुशी रहने लगे।